हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी साइंस की टीचर एंड टेक आउट योर साइंस बुक। हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 1 नेम इज ग्रोइंग प्लांट्स फॉर फूड। हम इसमें ग्रोइंग प्लांट्स फॉर फूड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, हमको ये तो पता है कि जो प्लांट्स है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ ट्रीज होते हैं, बिग प्लांट्स होते हैं, कुछ स्मॉल प्लांट्स होते हैं जैसे कि श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स। हमने एक्वेटिक प्लांट, थॉर्नी प्लांट्स के बारे में भी पढ़ा है। तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं अबाउट द ग्रोइंग प्लांट्स फॉर फूड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर वी शुड बी एबल टू नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स इन आवर लाइफ, कि प्लांट्स हमारी लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। नेक्स्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हम डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स में होता है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। नेक्स्ट थिंग इज टू नो अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स एंड वेजिटेटिव पार्ट्स, कि कैसे प्लांट्स जो है वो सीड्स और वेजिटेटिव पार्ट से ग्रो होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट थिंग, टू नो अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सीड, और सीड के डिफरेंट पार्ट के बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट वन इज टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सीड डिस्पर्जल, और हम सीड डिस्पर्जल के इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर देयर इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, विच इज द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट। यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन सा ऐसा पार्ट है प्लांट का जो बहुत ज्यादा सुंदर है दिखने में, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है और बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, जो इंसेक्ट्स को भी अट्रैक्ट करता है, हनी बीज को और बटरफ्लाइज को, ताकि वो नेक्टर इकट्ठा कर सके। वो है फ्लावर। आपने देखा होगा फ्लावर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं, शेप एंड साइज के होते हैं, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, कलरफुल होते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर स्टूडेंट्स। प्लांट्स जो है हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और वो हमें क्या देते हैं? खाना देते हैं। हम लिविंग बींग्स को खाना देते हैं, वो सर्वाइव करने के लिए। वो हमें फाइबर्स देते हैं, क्लोथ्स के लिए, कपड़े के लिए, और हमें वुड भी देते हैं ताकि हम फर्नीचर बना सके, घर बना सके अपना। ओके, और प्लांट्स जो है हमें मेडिसिन भी देते हैं। ठीक है, दवाइयां भी देते हैं, रबर भी देते हैं। ओके, दे गिव अस मेडिसिन, रबर, टी, कॉफी, कोको, टोबैको एंड मेनी अदर थिंग्स, और भी बहुत सारी चीजें वो देते हैं। ठीक है, फिर आगे बताया गया है कि वो सप्लाई भी करते हैं। क्या सप्लाई करते हैं? ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। ठीक है, ताकि हम सांस ले सके, हम जिंदा रह सके। ओके, तो लाइफ जो अर्थ में एग्जिस्ट कर रही है वो प्लांट की वजह से ही कर रही है। प्लांट अगर नहीं होंगे तो लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं करेगी अर्थ में। ओके, और प्लांट्स हमारे वर्ल्ड को कैसा बनाते हैं? सुंदर भी बनाते हैं। ठीक है, अब आपको स्टूडेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड टिक द थिंग्स, जो कि हमें किससे मिलता है? विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स, जो कि हमें प्लांट से मिलता है। उन चीजों में आपको टिक करना है। ओके, सो स्टूडेंट ये वाला पार्ट जो है आपका होमवर्क पार्ट है, ये आपको खुद ही करना है। ओके, नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वन इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हमें ये तो पता है कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपने यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे मतलब उनके जैसे दिखते हैं उनको वो रिप्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं। ठीक है, अब एनिमल्स में क्या होता है कि कुछ होते हैं जो यंग वंस को पैदा करते हैं, कुछ होते हैं जो एग्स को ले करते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स जो यंग वंस को पैदा करते हैं, ऐसे ही प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, ताकि वो मल्टीप्लाई हो सके, और फिर उनके जो बेबी है वो भी बड़े होके कैसे दिखते हैं? एकदम अपने एडल्ट प्लांट यानी कि अपने पेरेंट प्लांट के जैसे ही दिखते हैं। ओके, जैसे कि स्टूडेंट्स जो डॉग्स है वो पपीज को पैदा करते हैं। ठीक है, ऐसे ही कैट जो है वो किटन्स को पैदा करते हैं। हेंस एंड डक जो है वो एग को ले करते हैं। ओके, और उनसे क्या निकलता है? एग से स्मॉल चिक्स निकलते हैं, जो कि वापस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? हेन में, एडल्ट हेन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं वो। ठीक है, सो वो एग से ही क्या होते हैं? निकल के आते हैं, हैच होके आते हैं। ठीक है, एंड उनमें कुछ हफ्ते लगते हैं बिफोर बाय ब्रेकिंग ओपन द एग शेल्स को ओपन होने में। ओके, ऐसे ही प्लांट्स जो है वो भी क्या है? लिविंग थिंग्स हैं। ओके, तो वो भी अपने यंग वंस को पैदा करते हैं, अपने ओन काइंड को पैदा करते हैं। ओके, जैसे कि एनिमल्स करते हैं वैसे प्लांट्स भी जो है वो ग्रो करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, प्लांट्स रिप्रोड्यूस इन वेरियस वेज, अलग अलग तरीके से वो रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है फ्रॉम सीड्स, नेक्स्ट इज फ्रॉम स्पोर्स, नेक्स्ट इज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, पहले तो वो सीड से करते हैं रिप्रोड्यूस, या फिर स्पोर से, या फिर डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट से। ओके, तो सबसे पहले इसमें दे रखा है आपको न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड्स।
बहुत सारे जो प्लांट्स है वो फ्लावर्स को बेयर करते हैं, ठीक है, और जो फ्लावर्स है वो किस में चेंज हो जाते हैं, फ्रूट्स में चेंज हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। फ्रूट्स जो है उनके अंदर क्या होता है, फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं, सीड्स वो कंटेन करते हैं। एंड कुछ ऐसे फ्रूट्स है जिसमें सिर्फ एक ही सीड होता है, विच कंटेन ओनली वन सीड, ओके। एंड कुछ ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे सीड होते हैं, जिसमें बहुत ही वेराइटीज होती है, जैसे वाटरमेलन हो गया, पपाया हो गया, उसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इस पॉइंट में यही समझाया गया है कि सीड से क्या होता है, नए प्लांट भी प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रक्चर ऑफ सीड। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि कैसा सीड का स्ट्रक्चर होता है, ओके। जैसे कि जब हम एक सोक सीड को ऑब्जर्व करते हैं, आपको ऑब्जर्व करना है एक सोक सीड को, जो भिगोए हुए सीड होते हैं उनको ऑब्जर्व करना है, तो आप उसमें क्या देखोगे, आप उसमें देखोगे सीड कोट होता है, ठीक है। सीड कोट क्या होता है, सीड कोट एक आउटर लेयर होता है, ठीक है, एक सीड का आउटर लेयर, बाहरी कवर होता है जो प्रोटेक्ट करता है सीड को, प्रोटेक्ट करता है बेबी प्लांट को इनसाइड देम, ओके। सीड कोट जो है वो बेबी प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। एंड ऑन द वन साइड जो आप देखते हो सीड में, वहां पर एक स्कार आप देखोगे, यू सी अ स्कार, ठीक है। तो वो जो है वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है जिसमें इन विच द सीड ऑफ द फ्रूट इज देयर, ओके, जहां पर फ्रूट होता है सीड का, ओके। नेक्स्ट थिंग इज दैट ऑन टॉप ऑफ द स्कार के ऊपर आप देखोगे दैट वहां पर एक छोटा सा होल होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, पानी एंटर करता है सीड में एंड वो स्वेल हो जाता है। जैसे ही पानी एंटर करता है वैसे ही वो सीड क्या होता है, स्वेल हो जाता है। एंड फिर आप वैसे ही क्या करोगे, उसके आउटर कवरिंग को रिमूव कर दोगे, ठीक है। आप यहाँ पर भी इसकी इमेज देख सकते हो। हेयर इज द सीड कोट एंड हेयर इज द सीड लीफ, you can see inside of that one, okay, and here is the embryo, okay. So this is the whole structure of a seed. So अब यहाँ पर बताया गया है कि inside the seed coat, यहाँ पर क्या है, inside the seed coat there is the embryo, okay, seed coat के अंदर क्या है, embryo है, ठीक है। अब बेबी प्लांट जिसमें सभी पार्ट्स है जो कि एडल्ट प्लांट में होने चाहिए, ओके, सभी बॉडी पार्ट्स होते हैं। अब अगर हम उनको ध्यान से देखें तो हम देखेंगे उसमें लीव्स भी होता है, रूट भी होता है, और जो कि बहुत ही छोटे छोटे से होते हैं, क्योंकि वो बेबी फॉर्म में होते हैं तो छोटे छोटे से फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जो सीड लीव्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉटलेडेंस बोलते हैं। जो सीड लीव्स होते हैं उनको हम कॉटलेडेंस बोलते हैं, जो कि एकदम फिल्ड होते हैं, किससे, खाने से फिल्ड हो रखे होते हैं, जो कि नरिश करता है किसको, एम्ब्रॉय को, ओके। जो कॉटलेडेंस है वो एकदम फूड से फिल हो रखे होते हैं और वो नरिश करते हैं किसको, एम्ब्रॉय को, ओके। और ये कब होता है, जब ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट थिंग इज दैट जो सीड है प्लांट का, जैसे कि बीन्स हो गए, पीज हो गया, पल्सेस हो गए, यानी कि दालें हो गए, उनमें 2 कॉटलेडेंस होते हैं। कुछ होते हैं जिसमें 2 कॉटलेडन होता है, कुछ होते हैं जिसमें सिंगल कॉटलेडन होता है। तो जिसमें 2 कॉटलेडेंस होते हैं उनको हम डाइकॉट सीड्स बोलते हैं, क्योंकि उसमें 2 कॉटलेडेंस है, ओके। वाइल कुछ ऐसे भी सीड्स होते हैं प्लांट के, जैसे कि राइस हो गया, वीट हो गया, मीज हो गया, उसमें सिर्फ एक ही कॉटलेडन होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोकॉट सीड्स। क्या बोलते हैं, मोनोकॉट सीड्स, क्योंकि वो उसमें सिंगल कॉटलेडन होता है, ओके, इसी वजह से। Here you can see in the figure also monocot and dicot seeds. ये मोनोकॉट है और ये डाइकॉट सीड्स है, जहां पर आपको 2 कॉटलेडन्स दिख रहे हैं और यहाँ पर आपको एक सिंगल कॉटलेडन दिख रहा है, ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सीड जर्मिनेशन, कि कैसे सीड से एक बेबी प्लांट ग्रो होता है, फिर बेबी प्लांट से एडल्ट फॉर्म में ग्रो हो जाता है, ओके। सो जो ग्रोइंग ऑफ प्लांट है एक सीड से, उसे हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन बोलते हैं। जो प्लांट सीड से ग्रो होता है उसे हम जर्मिनेशन बोलते हैं, ओके। एंड जो ज्यादातर जो प्लांट होते हैं वो देखा होगा आपने, सीड से ही ग्रो होते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट। इसका मतलब ये नहीं कि सभी, कुछ होते हैं जो लीव से, रूट से, स्टेम से प्रोड्यूस होते हैं, उससे भी ग्रो होते हैं, ओके। पर ज्यादातर प्लांट जो है वो सीड से ग्रो होते हैं। पर ये जो सीड्स है ये सिर्फ प्लांट पे ही ग्रो नहीं करते हैं, ओके। कुछ जो पके हुए होते हैं, ओनली जो राइप होते हैं और हेल्दी सीड्स होते हैं, वो ही एक हेल्दी प्लांट पे ग्रो करते हैं, ठीक है। और वो भी अंडर अ फेवरेबल कंडीशन, अगर उन्हें अच्छी कंडीशन मिलेगी तभी वो ग्रो करेंगे ना, अगर उन्हें अच्छी कंडीशन नहीं मिलेगी तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, ओके। नाउ स्टूडेंट, बिफोर मूविंग फर्दर देयर इज एन एक्टिविटी 1, और ये एक्टिविटी स्टूडेंट आपको खुद ही परफॉर्म करना है, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एल्डर, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट एक जो सीड है उसको एक अच्छा सॉइल, एक अच्छे सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिएंट से भरपूर हो, ओके, रिच इन न्यूट्रिएंट हो। उसको क्या चाहिए, सीड को
सॉइल के अलावा एयर भी चाहिए, वार्मथ भी चाहिए एंड वाटर भी चाहिए, ठीक है, ताकि वो अच्छे से ग्रो हो सके। एयर उसे चाहिए ताकि वो ब्रीथ कर सके, जो सीड है, वो जो बीज है वो ब्रीथ कर सके इसी वजह से, और वार्मथ उसे चाहिए ताकि वो सीड जो है वो एक्टिव रह सके, ठीक है। और पानी क्यों चाहिए? पानी इसलिए चाहिए ताकि वो सॉफ्टन कर सके, उसका जो खाना है उसको वो सॉफ्ट नरम कर सके, ठीक है, जो उसके अंदर होता है। और वाटर जो है वो सीड कोट को भी एकदम नरम कर देता है, ताकि जब वो बड़े होते हैं तो वो सीड कोट भी हट जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, और वहां से क्या निकलता है? बेबी प्लांट निकलता है, जो उसे ब्रेक करके निकलता है। किसको ब्रेक करके? सीड कोट को ब्रेक करके। ओके, नाउ स्टूडेंट, हियर यू कैन सी द स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको फर्स्ट स्टेज दे रखा है जर्मिनेशन का। यहाँ पर क्या बताया है कि जो एम्ब्रॉय रूट है वो पुश हो रहा है थ्रू द सीड कोट से पुश हो रहा है एंड ग्रोज डाउनवर्ड इनटू द सॉइल, और वो नीचे की तरफ ग्रो हो रहा है, सॉइल के नीचे की तरफ ग्रो हो रहा है, ठीक है। एम्ब्रॉय रूट जो कि पुश कर रहा है थ्रू द सीड कोट एंड वो नीचे की तरफ ग्रो हो रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट जो रूट है वो ग्रो हो रहा है नीचे की तरफ एंड कॉटिलेडन्स जो है वो ऊपर की तरफ पुल हो रहे हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ खींचे जा रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर नेक्स्ट वन में बोला गया है कि जो बेबी प्लांट है वो सीडलिंग में ग्रो हो रहा है, बेबी जो सीडलिंग होता है उसमें ग्रो हो रहा है एंड इट स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ द कॉटिलेडन, यहाँ कॉटिलेडन से वो बाहर निकल रहे हैं, तो कॉटिलेडन की फिर रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कॉटिलेडन की यहीं तक रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके बेबी प्लांट को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट जो स्टेम है वो ग्रो होता है लॉन्गर, और भी बड़ा होता है, एंड उसमें से पहली पत्तियां निकलती है, पहले लीव्स निकलते हैं, ठीक है, जो डेवलप हो रहे होते हैं। नेक्स्ट थिंग इज जो लीव्स है वो डेवलप हो जाते हैं एंड कॉटिलेडन जो है वो गिर जाते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट अब नहीं होती है। ओके, तो यहाँ से आपको पता चले कि कैसे जर्मिनेशन प्रोसेस होता है एंड कैसे जो प्लांट है वो सीड से ग्रो होता है। ओके, नाउ स्टूडेंट, लेट्स नो अबाउट डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। अब प्लांट्स जो है वो ग्राउंड में फिक्स रहते हैं, वो ऐसे तो नहीं कि उनके पैर हो और वो चले एक जगह से दूसरे जगह और वो कहीं और पर जाकर ग्रो हो जाए, अपने आप तो नहीं होंगे, ठीक है, तो वो मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरे जगह। तो अब उनके जो बेबी प्लांट्स है वो उनसे इतने दूर क्यों कैसे ग्रो हो जाते हैं, वो उनके पास ही क्यों नहीं ग्रो होते हैं, जबकि वो तो मूव ही नहीं कर सकते हैं। तो ये किस वजह से होता है? डिस्पर्सल की वजह से होता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो पेरेंट प्लांट है हमेशा उसके पास ही उसका बेबी प्लांट ग्रो नहीं करता है, अगर वो ग्रो करेगा तो उनमें क्या हो जाएगा? कंपटीशन हो जाएगा, किसको लेकर? पानी को लेकर, हवा को लेकर, खाने को लेकर, उनमें कंपटीशन हो जाएगा और सर्वाइव कोई एक ही कर पाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से जो पेरेंट प्लांट होता है उसी के साथ एकदम बेबी प्लांट को नहीं लगाते हैं, बेबी प्लांट जो होता है यानी कि जो सीड होता है वो डिस्पर्स हो जाता है, ठीक है, कोई और जगह में जाकर वो ग्रो करता है। तो ये जो डिस्पर्जल है ये अलग अलग टाइप में होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जो उस फ्रूट्स को या फिर सीड को कैरी करते हैं दूसरे प्लेस में, ठीक है। तो उन एजेंट की मदद से क्या होता है, जो बेबी प्लांट है वो कहीं और किसी और प्लेस में जाकर ग्रो करता है। ओके, फार फ्रॉम द अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्सल बोलते हैं। ओके, नाउ लेट्स नो अबाउट एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल। अब हम जानते हैं कि एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल कौन कौन है। तो डिस्पर्सल का मतलब क्या होता है कि जो डिस्पर्स मतलब एक तरीके से उन्हें अलग कर देना, बिखरा देना, ठीक है। तो अब ये जो डिस्पर्सल है इसके एजेंट्स कौन कौन है? एक है विंड, एक है वाटर, नेक्स्ट इज एनिमल्स एंड बाय द एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट ऑल्सो, ठीक है। तो ये सभी आपके डिस्पर्सल ऑफ एजेंट्स है, एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल है। अब इसमें भी क्या होता है कि एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है सीड का जो मदद करता है इनको डिस्पर्स होने में। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विंड की हेल्प से कैसे होता है। जो सीड्स हो गए जैसे कि कॉटन के सीड्स हो गए, मदार के सीड्स हो गए, हिप्टेज के सीड्स हो गए, ये काफी ज्यादा हल्के होते हैं, इनकी जो वेट होता है काफी हल्का होता है, और इनकी बॉडी में क्या होता है? विंग्स होता है, इनकी बॉडी लाइट होती है और इनकी बॉडी में विंग्स होता है ताकि ये इजिली कैरी अवे हो जाए विंड की मदद से, ठीक है, मतलब हवा की मदद से इजिली ब्लो हो जाते हैं और कहीं और जाकर वो ग्रो करते हैं। ऐसे ही आपने डैंडिलियंस के बारे में सुना होगा, डैंडिलियंस में भी आप जब उसे फूंक मारते हो या कोई उसको लेकर विश भी मांगते हैं, विश मांग के फूंक मारते, ब्लो करते हैं, तो जब ब्लो करते हैं तो उसके जो सीड जो है वो उड़कर कहीं और जाकर ग्रो करते हैं, वहीं पर दूसरा प्लांट ग्रो हो जाता है। डैंडिलियन जो कि एक वाइल्ड फ्लावर है, ओके, और विंड की मदद से भी डैंडिलियन के जो व्हाइट से पंखुड़ियां हैं वो उड़कर कहीं और जाकर ग्रो करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट एजेंट इज वाटर। वाटर में भी क्या होता है, जो सीड्स एंड फ्रूट्स है जो कि पानी के आसपास ग्रो करते हैं, ठीक है, वो पानी की मदद से ही डिस्पर्स होकर कहीं और किसी और प्लेस में जाकर ग्रो करते हैं। इसका एग्जांपल आप कोकोनट भी ले सकते हो, ठीक है।
या फिर लोटस फ्लावर हो गया, ठीक है। जैसे कि लोटस फ्लावर में आपने देखा होगा उसमें स्पॉन्जी पार्ट होता है जो उसे मदद करता है पानी में फ्लोट होने में। ओके, कोकोनट जो है वो भी काफी हल्का होता है जब वो, क्योंकि उसमें हवा भरी होती है, एयर फिल्ड होता है उनके फाइब्रस फ्रूट में, इसी वजह से वो हल्का होता है। तो इसी वजह से वो इजीली डिस्पर्स हो जाता है पानी की मदद से, वो फ्लोट हो जाता है ना वहां पर। एंड ये जो अडेप्टेशन है ये मदद करता है उसे फ्लोट होने में। ओके, नाउ नेक्स्ट एजेंट इज ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। अब ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स जो है ये जब खाना मतलब जब फ्रूट्स को खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उनके जो बीज है वो जहाँ पर थ्रो कर देते हैं वहीं से एक नया प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, और ये जो सीड्स है फिर ये पास्ड होते हैं इंटैक्ट इन देयर फीसेस। स्टूडेंट यहाँ पर ई भी आएगा, FAECES। ओके, तो यहाँ पर बताया गया स्टूडेंट जब एनिमल्स किसी फ्रूट को खा लेते हैं और वो गलती से सीड को भी कंज्यूम कर लेते हैं, तो बाद में जब उनके स्टूल में जो सीड है वो निकलता है, या फिर उनके फीजेस से जब वो सीड निकलता है, वेस्ट मटेरियल जो वो करते हैं, ठीक है, उससे जो सीड निकलता है वहीं पर क्या हो जाता है, प्लांट ग्रो होने लग जाता है। एक तो उनको नेचुरल जो फर्टिलाइजर है, नेचुरल जो मेन्योर है वो उनको प्रोवाइड हो रहा है, तो उसकी मदद से वो ग्रो होने लग जाते हैं। ओके, फिर इसमें ये भी बताया गया है कि जो एनिमल्स है वो अलग अलग प्लेसेस में जाकर ट्रैवल करते हैं, ठीक है। अलग अलग प्लेसेस में जाकर जब वो ट्रैवल करते हैं तो क्या होता है कि कुछ ऐसे सीड्स और फ्रूट्स होते हैं जिसमें हुक्स और स्पाइक्स होते हैं, और ये जो हुक्स एंड स्पाइक्स है वो उनके फर में या फिर स्किन में अटक जाते हैं, और जैसे ही वो एनिमल या फिर ह्यूमन बीइंग के कपड़ों में भी अटक जाते हैं ना, तो अपने कपड़ों को जब हम झाड़ते हैं या फिर एनिमल्स अपनी स्किन को ऐसे झाड़ते हैं, शेक करते हैं, तो वो जो हुक्स और जो स्पाइक्स वाले जो सीड्स होते हैं वो जब नीचे गिर जाते हैं तो वहीं से एक नया प्लांट ग्रो होने लग जाता है। तो ये भी इस फॉर्म में भी डिस्पर्स होते हैं। एंड ये जो हुक्स है ये मदद करता है उनको उनके फर में अटैच होने में, ठीक है। इसी वजह से वो इजीली कैरी अवे हो जाते हैं, ठीक है, टू द लॉन्ग डिस्टेंसेस। आप यहाँ पर देख सकते हो इस इमेज में डिस्पर्जल बाय मैन एंड डिस्पर्जल बाय एनिमल्स। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे ह्यूमन बीइंग्स की मदद से डिस्पर्स होते हैं सीड्स एंड एनिमल्स की मदद से डिस्पर्स होते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एक्सप्लोजन। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज स्टूडेंट एक्सप्लोजन। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि पॉट्स हो गए, वो एक्सप्लोड होते हैं जब वो बहुत ज्यादा पक जाते हैं, तो वो अपने आप एक्सप्लोड हो जाते हैं और उनके अंदर जो सीड्स प्रेजेंट होते हैं वो भी एकदम से क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, और वो दूसरी जगह में जाकर अपने पेरेंट प्लांट की जगह में नहीं, कहीं और जगह में जाकर वो ग्रो होने लग जाते हैं। ओके, इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं जैसे कि ल्यूपियंस हो गया, गॉर्स हो गया, ब्रूम हो गया, ये स्कैटर होते हैं, ठीक है, ये अपने सीड्स को स्कैटर कर देते हैं। एंड पी हो गया, पी एंड बीन प्लांट्स, ठीक है, ये भी क्या होते हैं, ये भी पॉड फॉर्म में होते हैं। जैसे ही पॉड बहुत ज्यादा पक जाता है, राइप हो जाता है, वो एकदम से एक्सप्लोड करता है और कहीं और जाकर वो ग्रो करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है कि जो पॉड है वो जब ड्राई हो जाते हैं, सूखे से हो जाते हैं, तो पॉड बर्स्ट होते हैं और फिर जो पीज एंड बीन्स है वो स्कैटर हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। आप यहाँ पर भी इसकी इमेज देख सकते हो, dispersal by explosion. Now the next point in this one is new plants from other parts of plants. अब हम जानेंगे नए पौधों के बारे में जो दूसरे पार्ट्स ऑफ प्लांट से मिलते हैं, जो सिर्फ सीड से नहीं मिलता, अलग अलग पार्ट से मिलता है, ठीक है। अलग अलग पार्ट से न्यू प्लांट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। हमने जाना कि बहुत सारे जो प्लांट्स है वो सीड से ही ग्रो करते हैं, पर कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो स्टेम से, रूट से, लीव से ग्रो करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें दे रखा है फ्रॉम स्टेम। अब स्टेम से कैसे करते हैं, प्लांट्स जैसे कि रोज हो गया, हिबिस्कस हो गया, शुगर केन हो गया, ठीक है, ये स्टेम कटिंग से ग्रो होते हैं। इनके स्टेम को कट करके हम जहां पर भी प्लांट कर देंगे वहां से ग्रो होने लग जाएंगे, ठीक है। जैसे कि पोटैटो एंड जिंजर जो है ये क्या होते हैं, ये अंडरग्राउंड स्टेम से, ये कौन है, ये है अंडरग्राउंड स्टेम्स। पोटैटोज में क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं जिसको हम आइज बोलते हैं, ठीक है, उनके बॉडी में ही होते हैं वो, और वहीं से क्या होता है, नया प्लांट ग्रो होने लग जाता है, तो उसको कट कर देंगे, कहीं और प्लांट करेंगे तो वहां से ही वो नया प्लांट जो है पोटैटो प्लांट वो ग्रो होने लग जाएगा। ओके, और हर एक आई जो है वो एक नए प्लांट पे ग्रो होता है। बर्ड्स जो कि किस में प्रेजेंट होते हैं, जिंजर में भी प्रेजेंट होते हैं। ये जो बर्ड्स है ये जिंजर में भी प्रेजेंट होते हैं जहां से न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं, ठीक है। जो अदर प्लांट्स है दे ग्रो फ्रॉम द स्टेम ओनली, ठीक है। तो मतलब ये सभी जो प्लांट्स है इनके स्टेम से भी ग्रो हो सकते हैं, स्टेम कटिंग से भी ये ग्रो हो सकते हैं। ओके, कोलोकैशिया एंड ग्लैडियोलस, ठीक है, ये सभी जो है स्टेम कटिंग से या स्टेम की मदद से भी ग्रो होते हैं। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो रोज कटिंग। रोज में भी क्या होता है कि उसके स्टेम को कट करके कहीं और अगर प्लांट कर दे तो वहीं से रोज प्लांट ग्रो होने लग जाता है। ओके,
नाउ नेक्स्ट इज फ्रॉम रूट्स। अब प्लांट्स जैसे कि स्वीट पोटैटो हो गया एंड डालिया हो गया, ये डेवलप होते हैं फ्रॉम द बड्स। ये बड से डेवलप होते हैं, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है, उनके रूट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वहीं से वो ग्रो होने लग जाते हैं, बड़े होने लग जाते हैं। ओके आप यहाँ पर देख सकते हो रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो को, जो कि बड से ही ग्रो होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज फ्रॉम लीव्स। जैसे कि ब्रायोफिलम, सबसे बड़ा एग्जांपल इसका है ब्रायोफिलम। यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हो, ब्रायोफिलम लीव विद बर्ड्स। सो ब्रायोफिलम जो है उसमें फ्लैशी लीव्स होता है ये, जिसमें बर्ड्स होते हैं इसके कॉर्नर में, एजेस में होते हैं। ठीक है, जहाँ से क्या होता है, नए नए से पत्ते ग्रो होने लग जाते हैं, नया नया जो बेबी प्लांट है ग्रो होने लग जाता है। और वो बेबी प्लांट जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है अपने आप को डिटैच कर देता है और दूसरी जगह वो ग्रो हो जाता है। ओके, सो ये जो बर्ड्स है ये मार्जिन एरिया में होते हैं जहाँ से नया प्लांट ग्रो करता है। ठीक है, आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हो कि कैसे मार्जिन एरिया में वो नया प्लांट ग्रो कर रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्स। अब स्पोर्स से नए प्लांट कैसे फॉर्म होते हैं? कुछ ऐसे प्लांट है स्टूडेंट जैसे कि फर्न्स, मॉजेस एंड मशरूम्स। ये इनके अंदर फ्लावर्स नहीं होता और ना ही ये सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं। और आपने ये भी पढ़ा है कि जो मशरूम है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर को कंज्यूम करते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, तो ये एक टाइनी पाउडर जैसे स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव बॉडीज के फॉर्म में वो लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोर्स बोलते हैं, जिनकी मदद से एक नया प्लांट ग्रो करता है, एक नया मशरूम ग्रो करेगा, मोजेस या फर्न्स ग्रो करेंगे। ओके, आप यहाँ पर इनके फिगर्स देख सकते हो, स्पोर्स ऑफ फर्न्स, मशरूम and mosses growing on a tree trunk. Okay, now next is crops. अब हमें ज्यादातर जो खाना हमें जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है, क्रॉप से ही मिलता है, प्लांट से ही मिलता है। तो उनका प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, फार्मर्स क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। ठीक है, और इन ऑर्डर टू ग्रो वेल प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, सनशाइन चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, एयर चाहिए होता है और गुड सॉइल चाहिए होता है। ठीक है, तो हर एक प्लांट की जो रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है और उसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए। ठीक है, टेम्परेचर और जो अमाउंट ऑफ लाइट होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। एंड सीजन जो होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए, बारिश भी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, सो हम देखते हैं कि डिफरेंट प्लांट्स को डिफरेंट वैरायटी ऑफ थिंग्स चाहिए, क्लाइमेटिक कंडीशंस भी डिफरेंट होना चाहिए उनके लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। एंड कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो वार्म प्लेसेस में ग्रो करते हैं, कुछ है जो कि कोल्ड प्लेसेस में ग्रो करते हैं। ठीक है, एंड फार्मर्स जो है उनको बहुत अच्छी नॉलेज होती है कि कौन सा प्लांट कौन से क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो करता है। ठीक है, एंड उनको डिफरेंट कंडीशंस के बारे में पता होता है, डिफरेंट प्लांट्स के बारे में पता होता है कि कहाँ पर वो अच्छे से ग्रो करेंगे। अकॉर्डिंगली फिर उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, चूज करते हैं सीजन और सॉइल वो चूज करते हैं ताकि उस प्लांट को वो ग्रो कर सके, उस क्रॉप को वो ग्रो कर सके। ओके, नाउ लेट्स नो अबाउट समर एंड विंटर क्रॉप्स। अब समर क्रॉप्स अलग होते हैं, विंटर क्रॉप्स अलग होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि जो क्रॉप्स होते हैं वो अलग अलग सीजन में ही ग्रो करते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे ही वो ग्रो करते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आपको बता रखा है कि क्रॉप्स जैसे कि वीट हो गए, लेंटिल हो गया, मस्टर्ड एंड ग्राम, ये हमेशा विंटर सीजन में ही अच्छे से ग्रो होते हैं। ओके, और क्रॉप्स जो कि विंटर सीजन में ग्रो होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, राबी क्रॉप्स बोलते हैं, जो विंटर सीजन में ग्रो करते हैं। और इनका टाइम पीरियड कितना है, नवंबर से अप्रैल तक, मतलब नवंबर से स्टार्ट कर देते हैं सीड को सो करना और अप्रैल तक इसका हार्वेस्ट हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज समर टाइम। समर में जो फार्मर है वो क्रॉप्स जैसे कि राइस, मेज, जौर एंड बाजरा इनको ग्रो करते हैं। और जो क्रॉप समर सीजन में ग्रो होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, खारिफ क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, इनका टाइम पीरियड क्या है, फ्रॉम जून टू अक्टूबर, जून में सो करते हैं और अक्टूबर में से हार्वेस्ट किया जाता है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो राबी क्रॉप्स जो कि विंटर में ग्रो होते हैं। ओके, द एग्जांपल्स आर वीट, मस्टर्ड एंड खारिफ क्रॉप जो कि समर में ग्रो होते हैं। खारिफ क्रॉप्स जो कि समर में ग्रो होते हैं जैसे कि राइस, मेज। नाउ लेट्स नो अबाउट क्रॉप्स इन ड्राई एंड वेट कंडीशंस। अब वो क्रॉप्स जो कि ड्राई एंड वेट कंडीशन में ग्रो होते हैं। अब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको मॉइस्ट कंडीशन चाहिए होता है ग्रोथ के लिए, देयरफॉर ह्यूज प्लांटेशन ऑफ टी आपने देखा होगा जो हिली एरियाज में होता है जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। और प्लांट्स जैसे कि डेट्स होते हैं, ठीक है,
यानी कि खजूर, वो कहाँ पर ग्रो करता है, वो एकदम ड्राई कंडीशन में ग्रो करता है, ठीक है। जबकि जो टी प्लांटेशन है वो हिली एरिया और जहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां पर ग्रो करता है। आप इनके इमेजेस भी देख सकते हो यहाँ पर, टी गार्डन जो कि असम में आपको देखने को मिल जाएगा, एंड डेट पाम ट्री जो कि आपको डेजर्ट इलाके में देखने को मिल जाएगा, ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ सॉइल फॉर डिफरेंट क्रॉप्स। अब हम टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में जानेंगे फॉर डिफरेंट क्रॉप्स, ओके। सो डिफरेंट प्लांट्स को डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि राइस जो है उसे चाहिए क्लेई सॉइल ग्रो करने के लिए, वेयरएज व्हीट जो है उसे चाहिए सैंडी सॉइल, सैंडी एंड इरिगेटेड सॉइल चाहिए उसे, ठीक है। व्हीट को एकदम सैंडी और इरिगेटेड सॉइल चाहिए। और जो सोरगम यानी कि जो जौर है, एंड पर्ल मिलेट यानी कि जो बाजरा है, वो ग्रो करते हैं वेल इन सैंडी सॉइल, ठीक है। सैंडी सॉइल में अच्छे से ग्रो करते हैं। कोकोनट जो है वो अच्छे से कहाँ पर ग्रो करता है, सैंडी सॉइल जो कि नियर द कोस्ट हो, ओके। कॉटन को कौन सा सॉइल चाहिए, ब्लैक सॉइल चाहिए अच्छे से ग्रो करने के लिए, ओके स्टूडेंट्स। आप यहाँ पर भी देख सकते हो इनके इमेजेस, जैसे कि फर्स्ट इज राइस इन क्ले सॉइल, देन नेक्स्ट वन व्हीट क्रॉप जिसको कैसा सॉइल चाहिए, सैंडी और इरिगेटेड वाला चाहिए। नेक्स्ट इज जॉर क्रॉप जिसको सैंडी सॉइल चाहिए। नेक्स्ट वन कोकोनट ट्री, इसको भी सैंडी सॉइल चाहिए, एंड कॉटन जिसको ब्लैक सॉइल चाहिए, ओके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोइंग वेजिटेबल्स। अब वेजिटेबल्स जो है इनको भी लॉट ऑफ कांस्टेंट केयर चाहिए, ठीक है। एंड इनको अच्छे से हमें वाटर करना चाहिए, रेगुलरली वाटर देना चाहिए, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी। बहुत सारे जो वेजिटेबल्स है वो थ्रू आउट द ईयर ग्रो होते रहते हैं, ठीक है। सो बट ऐसे कुछ ऐसे पर्टिकुलर वेजिटेबल्स है जैसे कि कॉलीफ्लावर, कैरेट, ग्रीन पी एंड रेडिश, ये पर्टिकुलरली एक ही पीरियड में ग्रो होते हैं जो कि है विंटर सीजन, ठीक है। ये सिर्फ विंटर सीजन में ही मिलेंगे आपको, ओके। ऑन दी अदर हैंड जो वेजिटेबल्स है जैसे कि गार्ड हो गया यानी कि आपका लौकी हो गया, ओके, ब्रिंजल एंड लेडी फिंगर हो गया, लेडीज फिंगर, ओके, ये ज्यादातर कौन से सीजन में ग्रो होते हैं, समर सीजन में ग्रो होते हैं, ठीक है। तो आपको समर सीजन में ज्यादातर ये दिखने को मिल जाएंगे, ओके। यहाँ पर आप इनकी इमेज भी देख सकते हो, कॉलीफ्लावर, कैरेट, ब्रिंजल एंड गार्ड, बॉटल गार्ड भी बोलते हैं स्टूडेंट जिसे हम, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, लौकी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एग्रीकल्चर। जो प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग है या कल्टीवेटिंग क्रॉप्स है उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं। और अगर हमें अच्छा क्रॉप चाहिए तो फार्मर जो है वो नंबर ऑफ स्टेप्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे कि कौन कौन से स्टेप है, फर्स्ट है प्लोइंग, नेक्स्ट इज सोइंग, नेक्स्ट इज वाटरिंग जिसको हम इरिगेशन बोलते हैं, नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग एंड स्टोरिंग क्रॉप्स, फाइनल होता है हमारा स्टोरिंग क्रॉप्स। तो चलिए जानते हैं हर एक के बारे में। फर्स्ट इज प्लोइंग। प्लोइंग का मतलब क्या होता है कि सॉइल को डिग करना, ठीक है। सॉइल को क्यों डिग किया जाता है, ताकि हम सॉइल को रेडी बना सके, तैयार कर सके प्लांट्स को, क्रॉप्स को ग्रो करने में, ठीक है। क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए सॉइल को डिग करना जरूरी है क्योंकि उसके अंदर से हम उनके न्यूट्रिएंट्स निकाल रहे हैं, ओके। और हम सॉइल को क्या कर रहे हैं, लूज भी कर रहे हैं, ठीक है, लूज बना रहे हैं। और हम ब्रेक कर रहे हैं हार्ड सॉइल को, क्योंकि हार्ड सॉइल तो चाहिए ही नहीं क्रॉप की ग्रोथ के लिए, ओके। तो हार्ड सॉइल या फिर जो उसमें पत्थर होते हैं उनको हम हटा देते हैं, ठीक है, ताकि जो क्रॉप है वो अच्छे से हेल्दी ग्रो हो सके। और जो वीड्स होता है उनको भी हम हटा सके, वीड्स को भी अपरूट कर सके। जो वीड्स होते हैं वो जंगली टाइप के ग्रास होते हैं जो अपने आप ही उग जाते हैं, तो उनको भी हटाया जाता है। वरना अगर उनको रखेंगे तो क्या करेंगे, क्रॉप का जो भी न्यूट्रिएंट्स होगा वो ही कंज्यूम कर लेंगे, ओके। सो प्लोइंग जो है वो किसकी मदद से किया जाता है, प्लो की मदद से किया जाता है, जो कि विच इज ड्रॉन ईदर बाय, या तो वो एनिमल्स के थ्रू ड्रॉन किया जाता है या फिर वो ट्रैक्टर्स के थ्रू ड्रॉन किया जाता है। आजकल तो मशीन के थ्रू ही होता है, यानी कि ट्रैक्टर्स के थ्रू ही होता है, ठीक है। और पहले के टाइम जब मशीन नहीं थे तो एनिमल्स के थ्रू या फिर वो हाथों से ही अपने, उनके पास टूल जो होता था उसी की मदद से वो करते थे, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट्स द स्टेप ऑफ प्लोइंग कि कैसे होता है ट्रैक्टर की मदद से, ओके। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज वीडिंग। आफ्टर प्लोइंग के बाद क्या होता है, वीडिंग होता है। वीडिंग से आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब है कि वीड्स को रिमूव किया जाता है। जो मैंने बताया था अनवांटेड प्लांट जो अपने आप ग्रो हो जाते हैं, जंगली पौधे, जंगली टाइप के वाइल्ड जो ग्रास होते हैं, वीड्स होते हैं, उनको हटाया जाता है हाथों की मदद से, या तो हैंड पिकिंग के फॉर्म में हटाते हैं या फिर रेक की मदद से हटाते हैं, ठीक है।
रेक एक टाइप का टूल होता है जिसका लॉन्ग हैंडल होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इस इमेज में। तो इस रेक से क्या होता है, जो भी वीड होते हैं उनको हटा दिया जाता है, ठीक है। पर यहाँ पर क्या होगा कि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो इसकी जगह हम अलग टाइप ऑफ मशीन भी यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं हैरो। हैरो जो है ये मदद करता है वीट को भी हटाने में, ब्रोक डाउन करने में इनटू लम्प्स एंड स्मूथ करने में, सॉइल को एकदम स्मूथ बनाने में भी यूज होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो हैरो का इमेज। ओके ये सॉइल को एकदम लूज कर देता है और फर्टाइल बना देता है और भी ज्यादा। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज सोइंग। सोइंग जिसमें हम बीज को बोते हैं, ठीक है। सो जब सॉइल एकदम अच्छे से तैयार हो जाती है, अच्छे से फ्लो हो जाती है और अच्छे से वीड्स भी हटा दिए जाते हैं, सॉइल को लूज कर दिया जाता है, तो उसके बाद होता है सोइंग जिसमें सीड्स को पुट किया जाता है सॉइल के अंदर। ओके सो डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन। अब आपको तो पता ही कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं, फार्मर्स ग्रो करते हैं। हेल्दी एंड राइप सीड्स की ही जरूरत होती है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि एकदम कमजोर वाले बीज को वो लेंगे, नहीं, अच्छे वाले सीड को लिया जाता है ताकि उससे अच्छे से प्लांट ग्रो हो सके, क्रॉप ग्रो हो सके, ठीक है। सो इसमें क्या है कि देयर आर मेनी साइंटिफिकली डेवलप, कुछ साइंटिफिकली डेवलप सीड्स भी होते हैं, ठीक है। साइंटिफिकली डेवलप सीड्स भी होते हैं जो मदद करते हैं क्रॉप्स को अच्छे से ग्रो करने में, हेल्दी ग्रो करने में। ओके आप यहाँ पर इस इमेज में देख भी सकते हो कैसे सीड्स को सो किया जा रहा है इन द प्रोसेस ऑफ सोइंग। नाउ नेक्स्ट इज वाटरिंग, जिसको हम इरिगेशन भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो क्रॉप्स जो है तभी ग्रो कर पाएंगे जब उन्हें अच्छे से पानी मिलेगा, ओके। और पानी भी एक करेक्ट टाइम पीरियड में ही मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमेशा ही कॉन्टिन्यूसली पानी डालते जा रहे हो, क्योंकि ज्यादा पानी भी सही नहीं है क्रॉप्स के लिए, ज्यादा रेनफॉल भी सही नहीं होता है क्रॉप्स के लिए, ओके। तो वाटरिंग जो है वो सेवरल तरीके से किया जाता है। अब कुछ फील्ड्स में वाटर जो है वो सिंपली रिलीज कर दिया जाता है फील्ड में, जैसे कि बाय द हेल्प ऑफ द पाइप एंड ऑल, ओके। या फिर जो फार्मर है वो खुद ही पाइप की मदद से वाटर करते हैं क्रॉप्स को, ओके। एंड ये जो वाटरिंग ऑफ क्रॉप्स है इसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड इरिगेशन बोलते हैं, इसे हम फील्ड इरिगेशन बोलते हैं। इन सम अदर क्रॉप्स वहां पर क्या होता है कि रोज एंड नैरो चैनल्स बना दिए जाते हैं जिसके थ्रू पानी जो है वो जाता है और इजिली क्रॉप्स तक पहुंच जाता है और पानी इधर उधर नहीं जा पाता फिर, ठीक है। तो वाटर जो रिलीज होते हैं इनटू दीज रो, उसको हम क्या बोलते हैं, फुरो इरिगेशन बोलते हैं। फुरो इरिगेशन जो रोज में जाता है पानी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट फील्ड इरिगेशन जो पाइप की मदद से जाता है पानी, ओके। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टाइप ऑफ इरिगेशन स्प्रिंकलर इरिगेशन एंड ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। तो कुछ ऐसे फील्ड्स हैं, इन सम फील्ड्स पानी जो है वो पंप के जरिए, हैंड पंप हो गया, ठीक है, या फिर पंप हो गया, उससे पहुंचाया जाता है विद द हेल्प ऑफ पाइप विद स्प्रिंकलर, जिसमें स्प्रिंकलर सिस्टम होता है या स्प्रेइंग सिस्टम होता है जो क्रॉप्स में पहुंचाता है, तो उस मेथड को हम स्प्रिंकलर इरिगेशन बोलते हैं, ठीक है, जहां पर पानी स्प्रिंकल होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे पानी जो है वो स्प्रिंकल हो रहा है और वो भी पर्टिकुलर क्रॉप पे ही हो रहा है, ठीक है, इधर उधर नहीं जा रहा है। नेक्स्ट थिंग इज कुछ ऐसे फील्ड एरिया होते हैं जहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है, ऐसे एरिया जहां पर पानी की कमी होती है, तो वहां पर ड्रिप इरिगेशन सबसे बेस्ट मेथड होता है। तो वहां पर क्या होता है कि पाइप्स में होल होता है जहां पर वो पानी को ड्रिप करता है उस पर्टिकुलर क्रॉप पे ही, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं। ये जो मेथड है इरिगेशन का, ये इरिगेट करता है लैंड को विद द लेस अमाउंट ऑफ वाटर जहां पर पानी की कमी होती है, और इससे फायदा ये भी है कि वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं होता है, ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट प्रोसेस फर्टिलाइजिंग। अब सॉइल को और भी ज्यादा फर्टाइल बनाया जाता है बाय एडिंग मेन्योर और फर्टिलाइजर। मेन्योर और फर्टिलाइजर को ऐड किया जाता है, मेन्योर जो कि नेचुरल फॉर्म में होता है, फर्टिलाइजर जो कि केमिकल फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इनको ऐड किया जाता है, और मेन्योर जो है वो किससे ऑब्टेन होता है, मेन्योर ऑब्टेन होता है एनिमल से और प्लांट के वेस्ट से, ठीक है। बट समटाइम्स केमिकल फर्टिलाइजर को यूज किया जाता है, जैसे कि यूरिया हो गया, ठीक है, अलॉन्ग विद नेचुरल फर्टिलाइजर। मतलब नेचुरल फर्टिलाइजर तो यूज कर ही रहे हैं, पर केमिकल को भी यूज किया जाता है, क्योंकि नेचुरल फर्टिलाइजर का जो प्रोडक्ट फार्मर्स को मिलता है उसके लिए बहुत टाइम लगता है, और वेरियस जो केमिकल वाला जो फर्टिलाइजर वो यूज करते हैं उसमें क्या होता है कि जल्दी से एकदम से जो क्रॉप है उसकी ग्रोथ हो जाती है, दिखने को मिलती है, ओके। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज क्रॉप प्रोटेक्शन। अब क्रॉप जो अच्छे से ग्रो होते हैं उनकी प्रोटेक्शन की भी बहुत ज्यादा मतलब जरूरी है। अगर उनकी प्रोटेक्शन नहीं करेंगे उनको कोई ना कोई जो इंसेक्ट है वो कंज्यूम कर सकते हैं, खा सकते हैं, ठीक है। सो प्रोटेक्टिंग द क्रॉप्स जो है वो एक तरीके से ये भी है कि क्रॉप्स को बचाना, किससे बचाना, डिजीजेस से बचाना, बीमारियों से बचाना और हार्मफुल इंसेक्ट से बचाना,
ठीक है, हार्मफुल इंसेक्ट से बचाना। अब ये कैसे होता है, या तो उन पे स्प्रे कर दिया जाता है इंसेक्टिसाइड्स या फिर पेस्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स जो कि इंसेक्ट को मारने के लिए यूज होता है, ठीक है, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, और पेस्टिसाइड्स जो कि पेस्ट यानी कि जो रैट हो गए, चूहे हो गए, उनको मारने के लिए यूज होता है। ओके, तो ग्रोइंग क्रॉप्स जो है वो ग्रेजिंग से भी हमें ग्रेजिंग से भी बचाना चाहिए। ग्रेजिंग जो कि जैसे कि कुछ एनिमल्स होते हैं ना, ग्रेजिंग एनिमल्स जो घास चरते हैं, जैसे काऊ हो गए, बफेलो हो गए, ठीक है, तो इनसे भी हमें बचाना होता है। ओके, या बर्ड से भी बचाना होता है, बर्ड्स भी सीड को खा लेती है, ठीक है। अब ये कैसे कर सकते हैं, हम वॉल्स लगा सकते हैं या फिर फेंसेस लगा सकते हैं इनकी प्रोटेक्शन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, स्केयर क्रो को भी हम प्लेस करते हैं क्रॉप एरिया में, ताकि वो क्या कर सके, बर्ड्स को उड़ा सके, बर्ड्स को डरा सके, स्केयर अवे कर सके बर्ड्स को, और फिर जो बर्ड्स है वो वहां पर वापस ना आ सके। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज स्टोरिंग। अब स्टोरिंग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि स्टोर भी उस जगह करना चाहिए जहां पर एकदम मतलब जहां पर कोई चूहे वूहे ना आते हो, कोई इंसेक्ट ना आता हो, और एकदम प्रोटेक्टेड एरिया हो, ठीक है, और उसका जो क्लाइमेट, उसका जो टेम्परेचर है वो भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और हार्वेस्टेड क्रॉप को हमें अच्छे से ही स्टोर करना चाहिए। जो ग्रेन्स होते हैं उनको पहले सुखा देना चाहिए हमें, तभी हमें उसे स्टोर करना चाहिए। एकदम गीले गीले नहीं रखने चाहिए ना, उसमें कीड़े वगैरह लग सकते हैं और वो खराब हो सकता है। ओके, मोल्ड्स जो होते हैं वो ग्रो हो जाते हैं इजिली इन कोल्ड एंड डैम्प प्लेसेस, ठीक है, तो ये भी ध्यान देना कि मोल्ड्स वहां पर ग्रो ना हो, ओके, उस एरिया में। तो ग्रेन्स जो है उनको हम ड्राई कर देते हैं, सुखा देते हैं, फिर उसको वेंटिलेटेड रूम में रखते हैं जहां पर विंडोज भी होती है, ठीक है, अच्छी वेंटिलेशन में प्रोवाइड होती है। पेस्टिसाइड्स को स्प्रे कर देते ताकि चूहे ना खा सके उन्हें, ओके, एंड उन्हें एक अच्छे से एरिया में रखते हैं जहां पर इंसेक्ट्स भी ना आ सके, ठीक है, इंसेक्ट से भी बचाते हैं उन्हें, रैट से भी बचाते हैं उन्हें, रैट्स यानी कि पेस्ट वगैरह हो गए, ठीक है, ताकि उन ग्रेन्स को वो खा ना सके। आप देख सकते हो कि कैसे यहाँ पर स्टोर किया जाता है इस एरिया में, ग्रेन स्टोर्ड इन अ गोडाउन। Now student, as we have read this chapter, let's move into the point. Summing up, first point, plants are most useful gift of nature for human being and animals. Next point, like animals, plants do grow up and reproduce in various own kind. Next one, a seed has a seed coat, seed leaves and a baby plant inside it. Next one, air, water and warmth are necessary for germination of seeds. Next one, the growing of a plant from a seed is called germination. Next one, wind, water, animals and explosion are some agents of seed dispersal. Next one, to increase the production of food we need to grow crops. Next one, crops grown in winter season are called rabi crops. Next one, crops grown in summer season are called kharif crops. Next is practice of growing crops is called agriculture. आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और इसके एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास, टिल देन स्टूडेंट्स, बाय।